Hey there, this is Panshu Verma, or let's start our second lecture on thermodynamics. Okay, in the previous lecture we have already studied zeroth law of thermodynamics. Yes, और इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम विच वॉज द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन होल थर्मोडाइनमिक्स. ओके, केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स. थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं है, सॉरी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम केमिस्ट्री में ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं है, लेकिन फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है, आज हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक, अब वहाँ का नाम है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ एनर्जी. इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी आज हमारा टॉपिक है. सबसे शुरुआत का यही टॉपिक है, उसके बाद हम क्या नाम आपके जो बेसिक फंडे हैं स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट को लेके, उसको भी मैं क्लियर करूँगा. उसके बाद हम कभी कहीं देखेंगे फर्स्ट लॉ पे. ठीक है, उसके बाद कहीं बात करेंगे फर्स्ट लॉ की. तो पहली बात तो इसी को देख लेते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एवरेज एनर्जी of a molecule of a gas, of any gas, is equal to F/2 kT. ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया? सिस्टम यही है बस. मतलब उसने बोला है कि जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है आपकी, जो कोई भी मतलब एवरेज एनर्जी है, वो किसी भी मॉलिक्यूल की किसके इक्वल होगी? F/2 kT के. या फिर आप ये बोल सकते हो कि एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल फॉर each degree of freedom, for each degree of freedom, each degree of freedom of a gas is equal to half kT. ये दूसरा फंक्शन है, ये दूसरा तरीका है. ये बोला है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो एवरेज एनर्जी होगी वो होगी F/2 kT. यहाँ पे F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम. और यहाँ पे बोला है कि एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सिंगल. यहाँ पे सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरी की पूरी एनर्जी की बात की, यहाँ पे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बात की है, तो वो क्या होगी? हाफ K/2, हाफ KT, सॉरी. मतलब आपको याद है, यदि इंटरनल एनर्जी का मैंने क्या बताया था आपको, इंटरनल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की वो क्या बताई थी? हाफ mx², हाफ y² प्लस हाफ z². ये सिंपली मैंने बोल दी थी, है ना, है ना. ये किसकी थी? मोनो एटॉमिक की थी. किसकी थी? मोनो एटॉमिक की थी. ओके, तो यहाँ पे बात की जाए तो इसके पास भी हाफ KT एनर्जी होगी, इसके पास भी हाफ KT एनर्जी होगी, और इसके पास भी हाफ KT एनर्जी होगी. ठीक है, तो यहाँ से आप बात करेंगे तो 3/2 KT आएगी. डाई के लिए बात करें तो डाई के लिए कितनी आएगी? 5/2 KT. और पॉली के लिए बात करें तो पॉली के लिए कितनी आएगी? 6/2, मतलब 3 KT. ओके, ठीक है, 3/2 KT, 5/2 KT और 3/2 KT, सॉरी 6/2 KT या 3 KT. दीज आर द एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की. अब हम यहाँ पे मास तो देखने से रहे और उसकी स्पीड तो देखने से रहे, है ना. तो हमने उसको टेम्परेचर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पे हमारा कोई भी मकसद नहीं है कि भैया यहाँ पे आइडियल गैस को देखा जाए. अब आपको पता है K क्या है? व्हाट इज K? K जो आपको पता है वही है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? R/,
आर बाई नंबर्स ऑफ मोल, है ना, आर बाई इसको सॉरी कैपिटल एन, अवोगाद्रो नंबर, है ना, अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, है ना, और अवोगाद्रो नंबर तो आपको सबको पता ही है। ओके, तो ये हो गया के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से आप एक बात एक ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ से कि जो इंटरनल एनर्जी है जिसकी वैल्यू F/2 kT रखी है हमने, ठीक है, के की वैल्यू रख सकते हैं आप यहाँ से हाफ के R बाई एन इंटू टी, है ना, R बाई एन इंटू टी। ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये आपकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, किसकी फॉर्म में, आर की फॉर्म में। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हो आप लोग, एक चीज़ और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अच्छा मैं यहाँ पे एफ लगा दूँ, गलत हो जाएगा, नहीं तो एफ लगा दो, ठीक है, यहाँ तो लगाए। एक काम कर सकते हो कि यदि नंबर 1 मोल के लिए बात करो, 1 मोल ऑफ गैस इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, सोचो जरा। 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, अवोगाद्रो नंबर एन के जितने होंगे, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये सिंगल मोल का है, सॉरी सिंगल मॉलिक्यूल का है, ये एनर्जी किसकी है, सिंगल मॉलिक्यूल की। ओके, और मैं यदि 1 मोल की बात करूँ तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, एवोगाद्रो के इक्वल, एन से एन गया, ये किसकी वैल्यू आई, 1 मोल ऑफ ए गैस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू F/2 RT, F/2 RT। या फिर आप यहाँ से R की वैल्यू को कैसे लिख सकते हो, F/2 R की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, KNT। इस फॉर्मूले को ज़्यादा याद करो तो बेहतर है, ठीक है, समझ में आया। देखो इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं सिलेबस में, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है या फिर डेरिवेशंस है वो कम है, क्योंकि ये जो चीज़ जो आप पढ़ रहे हो थर्मोडायनेमिक्स, ये इसमें एडवांस मैथमेटिक्स चलती है पूरी उसमें। ओके, और एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप लोग अभी बच्चे हैं, आप लोग बड़े नहीं हुए हैं। उतारो उसको, सारा कॉन्सेप्ट उतार लो, उतार लिया, मैं हटा दूँ, चलो। तो यहाँ से हमारे को एक चीज़ पता चलेगी कि जो टोटल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की, उसका जो फॉर्मूला है वो I E इज इक्वल टू F/2 KNT, ये है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, क्योंकि Kn तो कांस्टेंट है, दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल का मतलब चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0, ओके, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0। और लेट मी रिमाइंड यू कि इफ आई डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूँ तो F/2 कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, केवल और केवल किसका डिफरेंशिएशन होगा, टी का डिफरेंशिएशन, है ना। या इसको मैं इस तरीके से लिखूँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, हम कुछ ज़्यादा ही डीप में चले जाएंगे, तो इसको इस तरीके से लिखा जाए। नाउ लेट्स सी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको पता है डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, 0। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। हमेशा याद रखना, हम इस फॉर्मूले से इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, वी कांट फाइंड एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। कभी भी याद रखना, इस टाइप की जो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनकी वैल्यू हम कभी भी एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, इनकी वैल्यू हम किसी न किसी के बेस पे निकालते हैं, ओके। इसीलिए हमेशा चेंज लगते हैं, इसीलिए इस इक्वेशन की बजाय यदि आप ये इक्वेशन याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ज़्यादा बेहतर वो होगा, तो उसको याद करिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, चेंज इन एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस
इज इक्वल टू 0, जहाँ पे कोई एनर्जी चेंज, सॉरी, जहाँ पे टोटल एनर्जी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल, यहाँ पे अभी हर गैस के लिए चल रहा है काम, आइडियल गैस के लिए आने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। हटा दूँ, चलिए अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और ध्यान दो कि द टोटल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस मॉलिक्यूल, इस सेंटेंस को याद रखना, टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है, मतलब इंटरनल एनर्जी, वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल होगी, ठीक है। सीधी सी बात है, जो आप अभी तक पढ़ रहे थे ना, वो ही टोटल एनर्जी हो जाएगी। जो यदि मैं नॉर्मल गैसेस की बात करूँ तो नॉर्मल गैस के मॉलिक्यूल फ्लो भी करते हैं, उड़ते भी हैं हवा में, है ना, उड़ते हैं हवा में, तो उनके पास खुद की भी एक काइनेटिक एनर्जी अलग से भी होती है, हाफ mv² अलग से होता है ना। और वे क्या नाम, उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, आप जैसा जानते हो, ठीक है। तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो हर टाइप की एनर्जी है उनके पास। लेकिन आइडियल गैस के लिए कॉन्सेप्ट क्या आया है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, दे डोंट अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, लेकिन जबकि नॉर्मल जो गैसेज हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। लेकिन यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी ही होगी, जिसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, जो मॉलिक्यूल्स अपना घूम रहे हैं। ओके, इस सेंटेंस को याद रखना, मतलब टोटल एनर्जी जो हमने भी फाइंड की वो कितनी थी, F/2 kT, वही है उसकी जो टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सब कुछ उसकी वही है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, हटा दें, चलो। अब नाउ, अब देखते हैं इस चैप्टर का एक तरीके से जान है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। हीट ट्रांसफर में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो C की वैल्यू होती है, स्मॉल c, पहली बात बताऊं, स्मॉल c, उसकी वैल्यू होती है Q/m∆T, है ना, ये पढ़े, है ना, ये पढ़े हैं आप लोग कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस हियर विल बी गैस, ओके, ऑफ अ गैस इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, 1 ग्राम गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी जूल एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसकी जो यूनिट होगी वो जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होगी, है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ें हैं, यहाँ पे 2 प्रोसेस आपके आते हैं। पहला तो जैसे मैंने अभी बताया था आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक। इसकी कल बात हुई थी पिछले लेक्चर में। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, दीज आर 2 प्रोसेसेस जिसमें चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, इसमें चेंज इन एनर्जी 0 होती है। ओके ओके, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में हम आइसोथर्मल में टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी जी, इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ पे हम Q चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नहीं दे सकते, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। सो एज वी कैन सी, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, हमें 2 चीज़ दिख रही हैं कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑफ ए गैस
इज नॉट अ कांस्टेंट, इज नॉट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है ही नहीं भैया, वो कांस्टेंट नहीं है। किस पे डिपेंड करिए, इट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग, सराउंडिंग पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, सराउंडिंग, आसपास के चारों तरफ के उस पे, ओके, सराउंडिंग पे डिपेंड कर रही है। दूसरा, द वैल्यू ऑफ सी कैन बी लाई इन बिटवीन 0 to इन्फिनिटी, कहीं भी लाई कर सकते हैं, कितनी भी हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में कितनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। यहाँ से एक बात बता दो, ओके। तो अब हमें हमारे हिसाब से कैपेसिटी को समझना होगा, ठीक है। तो हमारे जो सिलेबस में ज़्यादा टिपिकल चीज़ें हैं नहीं, ठीक है, जैसे कि आइसोट्रॉपिक, आइसोबारिक, ये सब चीज़ें नहीं हैं। इनको लिख लिया था आपने, मेरे ये उम्मीद है मेरे को, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं है हमारे जो सिलेबस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 2 टाइप की है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 2 टाइप की है। पहला तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल cv से, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू cv। सीधी सी बात है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ मास हैविंग मास 1 ग्राम इज नोन एज cv, ठीक है। फॉर्मूला वही होगा, cv इक्वल टू Q/m डेल्टा T, ठीक है। यहाँ पे हम v लगा देंगे ताकि कांस्टेंट वॉल्यूम पता चले। और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, Cp। Cp, ठीक है। तो ये क्या है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट रिक्वायर टू इंक्रीज या टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा, Cp इक्वल टू Qp लगा दो m डेल्टा T, यूनिट वही होगी जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यूनिट वही है, सब चीज़ें वही है, लेकिन चेंज क्या हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम पे कांस्टेंट चीज़ें हैं। देखो आपको पता है PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम वेरी हो जाए इट डजेंट मैटर, तो यहाँ पे काम चलेगा उसका, ओके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, प्रेशर को चेंज होने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, आपको मैंने समझाया भी था, है ना, कि यदि मैं ये सिलेंडर कर दूँ, सिलेंडर में गैस भर दूँ, अब नाउ मैं इसको नीचे से हीट दे रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन क्या वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, नहीं, क्योंकि वो सिलेंडर में भरा हुआ है। लेकिन प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, बिल्कुल हाँ, प्रेशर चेंज होगा। यहाँ की बात करूँ यदि, तो प्रेशर कांस्टेंट करना है, क्या करना है, प्रेशर कांस्टेंट, ओके। सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल कर दो, ये लो पिस्टन लगा दिया, एक पिस्टन पे वेट लगा दिया mg, ठीक है। ईंट रख दी, 2 ईंट, एक इधर, ठीक। तो अब ये क्या है, ये सेम प्रेशर बनाए रखेंगे इस पे, गैस पे। अब गैस को हीट करो, टेम्परेचर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। हीट करो नीचे से, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस है जिनके हिसाब से अपन लोग प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सकते हैं। ये शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया, हीट ट्रांसफर नहीं पढ़ाया मैंने आपको, है ना। तो इन दोनों प्रोसेस के थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। समझ में आया क्या, चलिए ठीक है। अब यहाँ से और चीज़ें बढ़ती हैं आगे, क्या बात बढ़ रही है आगे, देखो यहाँ से आता है मोलर
स्पेसिफिक हीट, जिसका काम हमारे को है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल सी से। ठीक है, तो कैपिटल सी सीधी सी बात है इक्वल है m की जगह आ जाएगा मोलर मास n। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नंबर्स ऑफ मोल। ठीक है, n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n आ जाएगा कि भैया कितने मोल्स है। ओके, ये भी दो टाइप का होगा, ऑब्वियसली बात है, Cp एंड Cv, Cp एंड Cv। Cp का क्या फॉर्मूला होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv का क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात वही, बस 1 ग्राम था, यहाँ पे 1 मोल होगा, यहाँ पे 1 मोल होगा, मतलब यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल केल्विन या डिग्री सेल्सियस लो। ठीक है, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस या केल्विन में ले लो, बात एक ही है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। डिग्री सेल्सियस केल्विन लेने से वैल्यू चेंज नहीं होगी, हाँ, लेकिन यूनिट अलग अलग होंगी। ओके, वैल्यू चेंज नहीं होनी, वैल्यू वो डिग्री सेल्सियस क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है ना, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दोनों में चेंज इन टेम्परेचर सेम रहता है, चेंज इन टेम्परेचर सेम रहता है, मेरी बात मान लो। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है तो बताओ, नहीं चले हटाओ। चलो यहाँ से एक बात, एक इक्वेशन आपकी बहुत फेमस है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ओके, या यहाँ से आप बोल सकते हो Cp इक्वल टू R प्लस Cv। ठीक है, R प्लस Cv। अच्छा, Cp की वैल्यू होती है, Cp के फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, Cp का जो फॉर्मूला है, अच्छा Cp का नहीं, पहले Cv का लिखवाता हूँ। Cv का जो फॉर्मूला है वो F/2R है, F/2R। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं Cp की वैल्यू निकालने लगूँ तो वह वैल्यू आएगी कितनी, F/2 + 1 × R। पुट द वैल्यू, F/2 + 1 × R, है ना। चलिए एक चीज़ और, गामा इज द रेशो बिटवीन Cp/Cv, गामा इज द रेशो बिटवीन Cp/Cv। ओके, तो यहाँ से एक बात समझ में आई, एक और बात समझ में आ रही है कि गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि देख लो Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। ये चीज़ें देखते जाओ। ओके, लेक्चर छोटा है, बात ठीक है, लेकिन काम की चीज़ें हो रही है, सारे के सारे फॉर्मूले आ रहे हैं यहाँ पे। ओके यार, मच्छर जो है ना दिमाग खराब कर देते हैं, हटाओ। ओके, अच्छा यार एक चीज़ और रह गई है, एक चीज़ और रह गई है यार, वो भी करा देता हूँ। टेबल, इम्पोर्टेंट टेबल है, किसकी भला, गैस कौन सी है। ठीक है, मोनो डाया पॉली। ठीक है, रट ला लो इनको। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, Cv कितना है, Cp कितना है, और गामा कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद करो, मोनो का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3, डाया की 5, और पॉली की 6। ओके, एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, चलिए याद करिए, क्या नाम इसकी, मोनो एटॉमिक गैस की Cv क्या होगी, फॉर्मूला क्या है इसका Cv का, F/2R, F/2R, तो 3/2R, 5/2R, 3/2, सॉरी 6/2R, दैट मीन्स 3R। ठीक है, ठीक है, चलिए Cp का फॉर्मूला याद करो, F/2 + 1 × R, तो वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगी, F/2 मतलब 3/2 + 1 मतलब कितनी आ जाएगी, 5/2, 5/2 + R। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5/2 + 1, 7/2 + 7/2 × R। यहाँ पे कितनी आएगी, 3R + 1 कितनी आ जाएगी, 4R। 4R, या इसको 8/2R बोल दो ताकि याद रहे फॉर्म में, फंक्शन में ना। गामा मैंने क्या बताया आपको, Cp/Cv, डिवाइड कर दो सूत्र को, इसका क्या आएगा, 5/3, 5/3 करो जरा, कितना आएगा, 1 पॉइंट कितना बचा, 2 बचा, कितना आ जाएगा, 66, 1.66। ये कितना आ जाएगा, 7/2,
5 डिवाइड करो 1 पॉइंट कितना बचा 2 बचा कितना बचेगा 4 बार जाएगा है ना। और डिवाइड करो इसको, ये तो सिंपल कट रहा है 4/2 सॉरी क्या बोला इसको 4/3 कितना जाएगा 1.33। याद रखना इनकी वैल्यू याद रखना कि भैया मोनो के लिए 1.66 ठीक है। अब यदि किसी क्वेश्चन में आपको 1.6 दे दिया है या 1.7 1.5 कुछ भी दे दिया है तो आपको वो मानना है, और नहीं दिया है तो ये देना है 1.66। डाया के लिए 1.4 है ना, और पॉली के लिए 1.3 ठीक है। कि एक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि यदि क्वेश्चन में कुछ वैल्यू अलग दी हुई है तो आपको वो वैल्यू माननी होगी ठीक है। आप वहाँ पे मतलब बहस नहीं कर सकते कि क्या है ऐसा ठीक है। अच्छा, यहाँ से गामा का फॉर्मूला आप ये भी निकाल सकते हो f/2 + 1 अपॉन f/2 ठीक है। f/2 + 1 अपॉन f/2 ये भी वैल्यू निकाल सकते हो आप, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में गामा डायरेक्ट पूछा हो आपसे ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम देके ओके, तो आप वहाँ पे ये भी लगा सकते हो, या इसका और कुछ कर लो कि f+2/f f+2/f, या और कुछ कर लो 1+2/f 1+2/f। दिस इज ऑल्सो अ थिंग ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कहीं कोई परेशानी मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ करें जो भी आपको ना समझ में आए ठीक है। और कल को आपका जो होगा वो होगा क्या बोले उसको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे वर्क का बारे में ठीक है, कि जो हीट का जो वर्क है ठीक है, जो हीट है मैंने आपको समझाया था कल कि स्केलर क्वांटिटी है और फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसमें जो है विच इज़ ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज होता है तो होती है ओके। अब उसमें हमें दो चीज़ आती है कि जैसे वर्क में भी आती थी, जैसे 11th का याद करो तो वर्क गेन और वर्क डन ऐसा कुछ था ना। यहाँ पे भी सिस्टम है, यहाँ पे क्या है कि वर्क गिवन टू द सिस्टम, यदि हमें वर्क मिला या हीट गिवन टू द सिस्टम देन हमारी जो हीट होगी वो पॉजिटिव होगी। एंड इफ़ हीट इज़ गिवन बाय द सिस्टम, हमने हीट दी, अभी हमें हीट मिली, मुझे आया उपहार मिला, तो आई वॉज पॉजिटिव, मेरे पास कुछ ज़्यादा है। एंड इफ़ आई हैव टू गिव उपहार, इफ़ आई हैव टू गिव समवन गिफ्ट, तो मेरे घर से कुछ गया, मेरे पास से कुछ गया, तो आई मीन नेगेटिव, तो वो हीट नेगेटिव हीट कहलाएगी ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का बड़ा यूज़ होगा वहाँ पे। दूसरा जो हमने ये पढ़ा है f/2 kT, उसका बड़ा यूज़ होगा, CP CVs का बड़ा यूज़ होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़ के आना, अच्छे से याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो फर्स्ट लॉ हम कल को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू, थैंक यू एवरीवन।